तो पिछले जो आवर्त सारणी का हम लोग का जो लेक्चर है, जिस वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक गुण जो है कुछ किस प्रकार से आवर्त सारणी में परिवर्तित होती है, भौतिक गुणों की परिभाषाएं। जैसे भौतिक गुण में याद होगा कि परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, ये सब भौतिक गुण दिए हुए थे। आयनन इंथैल्पी की चर्चा जो की गई। आयनिक इंथैल्पी का क्या होता है? जब किसी गैसीय विलगित गैसीय परमाणु में सबसे अलग हो कि जो कि सबसे जो कि न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था रहे, न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो सबसे कम मतलब कि जिसमें ऊर्जा की स्थिति में जब रहता है कोई इलेक्ट्रॉन, वो सबसे जो सामान्य जिसको हम लोग कह सकते हैं अवस्था, उस स्थिति से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में गैसीय परमाणु से जितना ऊर्जा लगता है उसे क्या कहते हैं? उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको आयनन इंथैल्पी कहते हैं। यह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बढ़ता है। और यही था इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण जब करता है तो जितना ऊर्जा का परिवर्तन होता है, जो इंथैल्पी का परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन आयनन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को अंदर देते हैं परमाणु में। गैसीय परमाणु दोनों में होना चाहिए। और इसका भी ट्रेंड वही है, ये ऋणात्मक वैल्यू होता है। जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है धातु का, कम होता है ऋणात्मक होता है धातु का। और अक्रिय गैस का जो कि है तुम्हारा जो कि उत्कृष्ट गैस जिसको कहते हैं नोबल गैस, उसका जो है धनात्मक होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। उसमें कुछ थी कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन लब्धि इंथैल्पी है सबसे अधिक है पूरे आवर्त सारणी में। उसके दोनों को मिलाकर के एक नया गुण बनाया गया था जो कि धातु को अच्छी तरह परिभाषित करे, जिसको हम लोग कहते थे विद्युत ऋणात्मकता, जो कि तुमको क्या है, इसका भी ट्रेंड वही है जो कि उसका इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी और आयनन इंथैल्पी का है। मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह घटती है, जो कि धातु का गुण बढ़ता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक गुणों में किस प्रकार से प्रवृत्ति है, ट्रेंड क्या है, रासायनिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, रासायनिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला जो तुम्हारा है ट्रेंड में सबसे पहला जो गुणधर्म दिया गया है, इसमें संयुक्ता और ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा की है। तुम्हारे किताब में एनसीईआरटी बुक का देख सकते हो उसमें। तो पहला है तुमको संयुक्ता, संयोजकता, वैलेंसी। तो संयोजकता क्या हुआ? जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो जो जिस रेशियो में क्या करते हैं वो मिलते हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोग करने की क्षमता संयोजकता हो गई। जैसे कि संयोजकता होती है तुमको वर्ग एक के तत्व की क्या हो गई संयोजकता? वर्ग एक का तत्व जो धातु का धनात्मक होता है और अधातु की संयोजकता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। धातु जैसे क्या वर्ग एक में जैसे है, वर्ग एक का तत्व जैसे सोडियम है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई है? +1 होती है। और संयोजकता तुम्हारा क्या होता है? जैसे कि वर्ग 17 के तत्व हैं तो उसमें 8 में अधातु हैं, तो धातु में क्या होता है? धातु में 8 से घटा देते हैं तो संयोजकता प्राप्त होती है। धातु की संयोजकता क्या होगी? उसके इलेक्ट्रॉन के छोड़ने की क्षमता, जिसको इलेक्ट्रॉन को जितना छोड़ पाता है वो उसकी जो विद्युत संयोजकता कहलाती है। और जब सहसंयोजक बंधन बनाता है तो उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। दो तरह की संयोजकता हो गई, विद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता, जिसकी चर्चा हम लोग अगला जो अध्याय है रासायनिक बंधन उसमें करेंगे बेहतर वे में। इसके जस्ट बाद का जो अध्याय है उसमें उसकी चर्चा की जाएगी। तो अभी संयोजकता की जहाँ तक बात है, धातु के लिए इसका मान क्या होता है? धातु के लिए इसका मान धनात्मक होता है। धातु की संयोजकता धनात्मक और धातु की संयोजकता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती। धातु की संयोजकता धनात्मक होती है। जो कि
उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के सामान्यतः बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख करके आप इसको पता कर सकते हैं। तो जैसे कि तुमको वर्ग एक में होता है, जैसे वर्ग एक है तुम्हारा, वर्ग एक जैसे है तुमको वर्ग एक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वर्ग एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। तो N का तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता हो गई वैलेंसी प्लस एक। मतलब इसमें कौन कौन तत्व आ गया संयोजकता में, इसमें आ गया तुमको वर्ग एक में याद कर सकते हैं तत्व, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये हो गया तुमको वर्ग एक का हो गया। फिर अब देख लेते हैं वर्ग दो का, जैसे है वर्ग दो, इसका होता है NS2। इसकी संयोजकता जितना इलेक्ट्रॉन है तो इसमें छोड़ने की जितना क्षमता होगा, संयोजकता क्या हो गया तुम्हारा 2 हो जाएगी, संयोजकता 2। इसमें कौन कौन तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ये तुम्हारा हो गए। उसके बाद है तुम्हारा जो कि अधातु, जैसे कि तुम्हारा डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। जो धातु में डी ब्लॉक के तत्व आ गए, तो धातु में डी ब्लॉक के तत्व की जो कि तुम्हारा ऑक्सीजन जो होती है तुमको, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या में परिभाषित करते हैं बेहतर वे में, तो उसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसका चर्चा जैसे कि है तुम्हारा कि धातु का जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक में था तुम्हारा 2 ब्लॉक। तो इस जो क्रियाशील धातु हैं तो उसकी संयोजकता भी तुमने देखा। अब डी ब्लॉक के तत्व की बात करें तो डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे वह तुमको उसके जो अंतिम एस इलेक्ट्रॉन और अंतिम डी इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो उसके आधार पर उसको वह अलग अलग क्या कर सकता है, वह मतलब वेरिएबल मतलब कि परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। जो एक से अधिक संयोजकता वह प्रदर्शित कर सकता है, तो एक से अधिक संयोजकता वह प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि कॉपर है तुम्हारा, तो जैसे कि कॉपर का ले लें, कॉपर का तुम्हारा क्या हो गया, कॉपर है तुम्हारा, जैसे हो गया तुम्हारा कॉपर का तुम्हें जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो उसके आधार पर +2 और +1 2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। लोहा है +2 और +3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सब। जो डी ब्लॉक में और भी तत्व हैं जो कि अपनी संयोजकता क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो जैसे कि उसमें डी ब्लॉक में तुम्हारा हो गया, डी ब्लॉक का जो तत्व का है, डी ब्लॉक में देखते हैं, डी ब्लॉक के तत्व की महत्तम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो संख्या होगी, जिसको ऑक्सीकरण संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं संयोजकता को। संयोजकता का दूसरा रूप होता है जिसको हम लोग, अब जैसे संयोजकता में पहले देख लें, पी ब्लॉक का देख लेते हैं, उसके बाद उसको ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर उसका देखते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व का जहाँ तक है, कुछ जो कि वर्ग 17 है, 16 है, या इसमें जो कुछ धातु जो इसमें है, वैसे वर्ग 13 में भी कुछ धातु हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 ये एस ब्लॉक का था, वर्ग 13 में भी कुछ धातु हैं, जैसे कि तुमको बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन तो धातु हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीमियम, उसकी संयोजकता क्या होगी तुम्हारा, उसकी संयोजकता +3 होती है। लेकिन नीचे जाने पर अक्रिय युगल प्रभाव के कारण उसकी संयोजकता क्या हो जाती है, अक्रिय युगल प्रभाव के कारण उसकी संयोजकता की प्रवृत्ति कम भी हो जाती है। तो ये जो तुम्हारा है तुमको वर्ग में देख, इसे तुम्हारा 13 में, 14 में, 15, 16, तो इसको कुछ धातु की जो संयोजकता सामान्यतः जो देखी जाती है उसकी पहले चर्चा कर देते हैं। तो ये वर्ग 1, 2 का तो तुम्हारा हो गया। अधातु की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 8 पूरा करने
पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। जैसे कि तुमको उदाहरण के रूप में, जैसे कि वर्ग 17 है, वर्ग 17 में देख लेते हैं। इसका जो संयोजकता होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP5 होगा, तो NP7 होगा, NH2NP7 होगा। तो इसको 7 है, तो इसमें वर्ग 17 में 8 पूरा करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता होगी जो 7, मतलब कि जो कि NH2NP5 ही तो लिखाएगा ये, NH2NP5, तो 7 है, तुमको ये 2 और 5 7 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तो इसकी संयोजकता जो होगी तुम्हारा, इसमें से 8 पूरा करने के लिए 7 में से 8 घट गया, तो कितनी हो गई तुमको? संयोजकता बराबर 7 - 8 बराबर -1 होगी। तो वर्ग 17 में कौन कौन दूसरे तत्व हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अस्टेटिन तो खैर अधातु में आता है, तो उसकी खैर उसके तो बहुत से तत्व पता भी नहीं है। जैसे इसी तरह के से वर्ग 16 हैं, वर्ग 16 में जैसे अधातु हैं, तुमको कुछ अधातु हैं जिसके की संयोजकता इस रंग से लिखी जा सकती है। तो वर्ग 16 क्या होता है? NH2NP4। तो इसमें जैसे हो गया, संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 4 6 हो गए, 6 - 8 बराबर -2 हो गए। इसमें हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। और इसमें बात की तो धातु भी आते हैं, टेल्यूरियम वगैरह तो धातु में आते हैं, तो इन सब की संयोजकता धातु में ये हो गई तुम्हारे। वर्ग 15 में आते हैं, वर्ग 15 NH2NP3। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? धातु में जिस इसमें अधातु है, संयोजकता धातु के रूप में देखेंगे, संयोजकता तुम्हारा इसका हो जाएगा 5 - 8 बराबर -3। इसमें हो गया नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक भी कह सकते हैं, आर्सेनिक वगैरह भी कभी आर्सेनाइड के रूप में बनाता है, एंटीमोनाइड भी कभी कभी होता है, ये सब ऐसे हैं। बिस्मथाइड तो बहुत कम होता है। तो नाइट्रोजन वर्ग 14 का जहाँ तक है, वर्ग 14 NH2NP2 संयोजकता बराबर 4, इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। तो ये तुम्हारा है इसका संयोजकता। और ये तुमको जहाँ तक है, और वर्ग 13 में, वर्ग 13 का तो तुमको जहाँ तक बोरोन है तो वो सब का तो खैर कम ही है। तो धातु में ये सब हो गया वर्ग 13 बोरोन। वर्ग 13 में बोरोन हो गया, एक ठो धातु है, संयोजकता इसका हो गया 3 हो जाएगा, संयोजकता इसकी कम ही होगी, मतलब संयोजकता इसका जहाँ है वर्ग 13 का। तो खैर अब जैसे देखते हैं हम लोग इसका और डिटेल में, जो संयोजकता जो सामान्यतः हो गई, तो ये किस तरह के यौगिक बनाएंगे। जैसे देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसको संयोजकता के आधार पर। जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन और क्लोरीन है। सिलिकॉन तुम्हारा है, या तुमको मानते हैं सोडियम है और ऑक्सीजन है, सोडियम और ऑक्सीजन। तो इसकी संयोजकता कितनी है? ये 2 है, तो इसकी संयोजकता यहाँ इसके 2 एटम से एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ दे सकता है, और ये 2 एटम लेना इसको है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन की एटम की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी संयोजकता, इसका संयोजकता मतलब कि इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब द्विअंगी यौगिक दो बाइनरी कंपाउंड बना रहा है सोडियम और ऑक्सीजन, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? इसके यह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसके 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, इसलिए इसका संयोजकता इसमें दे देते हैं और इसका संयोजकता इसी में दे देते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया। तो सोडियम और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड होंगे, इसकी वैलेंसी को कहते हैं एक्सचेंज कर देना। तो ये क्या नाम हो गया इसका? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। जैसे और भी देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है
और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है? मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। तो इसके इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके दो परमाणु की जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका वैलेंसी एक्सचेंज कर दिए, तो मैग्नीशियम का जैसे 2 था और क्लोरीन का देखो 1 है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जैसे सिलिकन है, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम हो गया, नाम छोड़ देते हैं लिखना। जैसे सिलिकन है, इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया। फास्फोरस और क्लोरीन देखेंगे, ये क्या होगा, P है, ये Cl है, 5 हो जाएगा। PCl5 भी हो सकता है, PCl3 भी हो सकता है, 3 भी दे सकते हैं। 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकता है, ये 5 भी कर सकता है। तो इस तरह से वेरिएबल वैलेंसी भी देता है। तो इस संयोजकता, इसके बारे में ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए इन सब के कारण जो है तुमको संयोजकता में दिक्कत होती है कि ये 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक ऑक्सीकरण संख्या शब्द डिफाइन करते हैं, जिससे कि इसको बेहतर वे में समझा जा सकता है। और नहीं तो वैलेंसी को जो सामान्यतः जो डिफाइन करना था, जैसे कि तुम्हारा हो गया, जैसे कि सिलिकॉन का हो गया, जैसे Sb है, एंटीमनी है, तो 5 भी शो कर जाता है, SbCl5 भी होता है, SbCl3 भी होता है। तो इसकी जो इन सबों को जो कहते हैं, तो इसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, जो एक विशेष नियम के आधार पर उसको हम लोग परिभाषित करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या की अब चर्चा करते हैं। संयोजकता जैसे है, संयोजकता का ही विशेष रूप है, जिसको हम लोग कहते हैं एक अलग ढंग से उसको परिभाषित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो इसको संयोजकता के बारे में लिख लिया होगा। अब इसी का और डिटेल फॉर्म हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जानेंगे। अब है तुमको संयोजकता का ही एक, जबकि बहुत सा तत्व में देख रहे हो तुमको अलग अलग तरह के होती है संयोजकता, तो उसको हम लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या से बेहतर रूप में परिभाषित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या का एक विशेष नियम के आधार पर इसको बनाया जाता है, जो कि उसकी विद्युत, उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता और कुछ गणितीय सूत्र के द्वारा, गणितीय जो है उसका गणितीय सूत्र के आधार पर उसको प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसे वह, उसमें क्या करें, ऋणात्मकता क्या होगी, उसकी मानी जाएगी, निगेटिव मानी जाएगी उसकी जो ऑक्सीजन संख्या, और जो उसमें जो है उसकी कम होगी वो उसके धनात्मक माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2 कंपाउंड से Na2O एक कंपाउंड है और एक OF2 कंपाउंड है, तो यहां पर क्या है, सोडियम की विद्युतात्मकता कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये निगेटिव की तरह काम करेगा, ये धनात्मक की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें क्या है, फ्लोरीन की विद्युतात्मकता क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये ऋणात्मक की तरह काम करेगा, लेकिन ऑक्सीजन इसमें धनात्मक की तरह काम करेगा। तो इस स्थिति में क्या है, ऑक्सीजन की जो संयोजकता जो की है, यह इसको सही ढंग से नहीं डिफाइन कर सकता है, क्योंकि यह प्लस की तरह काम करता है। इसकी संयोजकता इसमें प्लस हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी। जबकि ऑक्सीजन की अगर संयोजकता हमसे बात कर रहे थे, संयोजकता तो आप -2 ही कह रहे थे बार बार, लेकिन यहाँ पर तो यह धनात्मक की तरह काम कर रहा है। तो इसको, इस तरह की चीज को समझाने के लिए हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा बेहतर है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या करता है, ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को बताती है, जो कि हम लोग ऑक्सीकरण अपकरण जो कि चैप्टर है क्लास 11 के ही सेकेंड वॉल्यूम बुक में जो स्टार्ट में दिया हुआ है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, उसमें हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया जा रहा है ऑक्सीकरण संख्या का, क्योंकि तुम्हारी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो मैंने अभी दिखाया था कि इसका परमाणु संख्या, इसका जो तुम्हारा है, इसकी जो संयुक्ता 1 है, तो 1 गुना 2 2 धनात्मक होगा, तो इसको जोड़ को 0 के लिए इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी लिखनी होगी, -2 लिखनी होगी। या इसको ऐसे निकालते हैं, देखो इसका ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेते हैं, इसको नहीं पता है, लेकिन सोडियम का तो हमको पता है, तो ये 2 × 1 + x = 0, तो x बराबर क्या हो गया, -2। तो x हो गया किसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण संख्या हो गई, तो इसको ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ दिखाया जाता है, लिखा जाता है। तो इसको -2 लिख दीजिए, इसके -2 हो गई, इसकी क्या हो गई, सोडियम की +1 हो गई।
अब इसी ढंग से यहां पर आते हैं, जब फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है और उसकी संयोजकता -1 होती है, तो -1 होती है, तो इसको फिर x लिखिए आप, इसको उसका जोड़ 0 करेंगे तो x प्लस -1 इसका हो गया इंटू 2 बराबर 0, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ +2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर +2 हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीकरण संख्या एक विशेष नियम के तहत बनाया जाता है और हर यौगिक में इस तत्व के क्या कर सकते, बदल सकती है। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर आप 2 तत्व में देख रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो ये तुम्हारा कहलाएगा, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या है तुम्हारा, ये ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का ज्यादा था विद्युत ऋणात्मकता, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की तरह वो काम किया, यहाँ पर नेगेटिव की तरह काम कर रहा है, ये भी ऑक्सीकरण अवस्था ही है। तो इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था जो है ज्यादा बेहतर बताता है संयोजकता के बजाय। अब जैसे कि है इसके कुछ और क्या इसमें एक रूल देख रहा होगा कि संयोजकता के क्या कर रहे थे, इसका सब का जोड़ क्या कर रहे थे, हम लोग 0 कर रहे थे, सभी तत्व के जो कि है सभी परमाणुओं के संयोजक क्या कहते हैं ऑक्सीजन संख्याओं का योग यौगिक में 0 के बराबर होता है। उसी के आधार पर ऑक्सीजन का दोनों में निकाल के दिखाए। उसी तरह से अब जैसे कि वर्ग 1 के तत्व हैं तो वो तो कभी भी संयुक्त अवस्था में रहेंगे तो +1 ही होंगे, वर्ग 2 के तत्व तो हमेशा +2 ही रखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन +1 भी रखता है, +2 भी रखता है। इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिभाषित हम लोग करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व की जहां तक ऑक्सीकरण संख्या की बात है तो पी ब्लॉक जैसे एक होता तुमको, ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीकरण संख्या की बात हो गई। ऑक्सीकरण संख्या में जैसे और भी कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे KCl है, देखो KCl है तो इसमें क्या होगा, इसका +1 होगा और इसका क्या होगा -1 हो गया, तो दोनों का जोड़ 0 हो गया, तो ये इसका ऑक्सीकरण संख्या भी हो गया, ये संयोजकता भी हो गया, साथ साथ ऑक्सीजन संख्या भी हो गई, दोनों एक ही जैसा हो गया तुमको जब जो सिंपल यौगिक हैं। जैसे अब हम लोग बात करते हैं PCl3 की बात कर रहे थे अभी, तो फास्फोरस यहाँ धनात्मक की तरह काम करता है और क्लोरीन यहाँ माइनस है, तो इसका क्या होगा तुम्हारा, इसको x मानेंगे तो x -1 गुना 3 बराबर 0, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या गई फास्फोरस के +3, तो यहाँ पे +3 हो गया इसका और इस Cl का माइनस हो गया। लेकिन ये PCl5 जब बना रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका +5 हो जाएगा और इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि x + -1 × 5 = 0, तो x और +5 हो गया, तो ये बदलता हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार जैसे कि तुम्हारा है SnCl4 भी बनता है, SnCl2 भी बनता है, तो Sn की संयोजकता क्या हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या देखो यहाँ पे क्या होगा, SnCl4 इसमें +4 दिख रही है, -1 तो इसका है ही, SnCl2 में क्या दिख रही है, इसकी +2 दिख रही है। तो इस तरह से क्या है, ये तुमको ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग बदलती रहती है, बदल सकती है, किसी एक तत्व का ये फिक्स नहीं रहता है। और जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीजन की है तो इसकी एक जानकारी हो गई, जैसे कि अब तुम्हारा Fe वगैरह का है, जैसे डी ब्लॉक का तत्व का देखें तो डी ब्लॉक का तत्व का डी ब्लॉक के लिए जैसे देखते हैं, डी ब्लॉक का के लिए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या N-1D 1 से 10 NS 0 से 2, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः होती है जो कि तुमको 2 हो सकती है, फिर क्या हो सकती है, ये जो डी में तुमको आधा भरने के लिए जैसे Fe का चर्चा करें, जैसे Fe का ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा करते हैं तो इसका होता है आर्गन 18 3D5 3D6 4s2, तो ये क्या होगा तुम्हारा डी में तुमको, ये तो S में ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं आराम से, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के Fe क्या संयोजकता प्रदर्शित करेगा, +2 करेगा। Fe जिसको हम लोग फेरस कहते हैं, Fe फेरस कितना होगा, 2 छोड़ के +2 कर दिया। और लेकिन ये डी में 6 है, अगर 5 डी में 5 रहे तो आधा भरा रहेगा, तो फेरिक में ये कितना शो करता है, ये फेरिक जिसको कहते हैं हम लोग, फेरिक में ये तुमको ऑक्सीजन संख्या कितना प्रदर्शित करेगा, ये फेरिक जिसमें +3 शो कर देगा ये, तो D5 हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन। ये फेरस में हो गया तुम्हारा ये +2, तो इसमें हो जाएगा फेरिक में +3 कर सकता है ये स्वाभाविक। ये क्या हो जाएगा फेरिक में, मतलब क्या बोला गया, फेरस में तुमको 2 हो गया और ये 5 का है, शो करता है, ये तुमको अस्थाई 3D5 जो आधा भरा हुआ रहेगा, 10 में पूरा भरा हुआ रहता है तो 5 में आधा भरा रहेगा, तो 3D5 मतलब क्या होगा इसकी, तो इसके 2 +2 +3 फेरस फेरिक 2 बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था वेरिएबल हो गई। उसी तरह कॉपर में तुम्हारा है, कॉपर क्या प्रदर्शित करता है, ये +1 क्यूप्रस, कॉपर का क्यूप्रस ये +1 होता है, 3D10 4s1 होता है, उसी के आधार पर क्यूप्रिक +2 होती है। तो ये तुम्हारा ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था है ये सब का।
तो ये ऑक्सीकरण था। जिंक लेकिन हमेशा 2 ही शो करता है, जिंक जो तुम्हारा होगा वो 2 ही शो करेगा। तो इस तरह से और भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है उन सबों की चर्चा अलग से की जा सकती है। जैसे अब इसी में एक जो फैक्ट आता है जिसको हम लोग अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युगल प्रभाव, अक्रिय युगल प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युगल प्रभाव। तो इसमें क्या होता है तुमको अक्रिय युगल प्रभाव में कि जो कि F ब्लॉक के कारण, F और इलेक्ट्रॉन के आने के कारण P नीचे जाने पर P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वर्ग 13 और 14 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 13, 14, 15 के जो तत्व होते हैं, उसके जो S इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो जिसको हम लोग अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं। लिख लेते हैं। P ब्लॉक के तत्व में, P ब्लॉक के तत्व में वर्ग में, P ब्लॉक के तत्व में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, आने पर अंतिम S इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रवृत्ति, बाहर निकलने की प्रवृत्ति, निकलने की प्रवृत्ति नाभिकीय आवेश की वृद्धि के कारण, नाभिकीय आवेश की वृद्धि के कारण घटती है, जिसे अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं, अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं इसको। जैसे वर्ग 13 में जैसे आते हैं, वर्ग 13 में नीचे तत्व हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो थैलियम की जो है तुम्हारा, थैलियम जैसे तुम्हारा Tl जैसे थैलियम है, तो तुम्हारा इसका जो कि होता है तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, थैलियम का तुम्हारा हो गया 81 हो गया, इसका 81। 81 देखो क्या होगा, जेनॉन 54, जेनॉन 54, उसके बाद होता है 4F14, 5D10, तो कितना होगा तुमको 54, 68, और ये ठीक है 6S2, 6P1। तो देखो ये जो तुम्हारा है, ये 2 अगर निकलते तो इसकी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन संख्या 3 भी हो सकती थी और 2 भी हो सकती है, लेकिन +3 के बजाय ये जो 2 S इलेक्ट्रॉन है ये नहीं निकलना चाहेंगे, तो ये +3 के बजाय +1 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक प्रदर्शित करेगा। Tl अक्रिय युगल प्रभाव के कारण, अक्रिय युगल प्रभाव के कारण +3 के बजाय +1 ऑक्सीकरण अवस्था, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक अस्थायी है, अधिक अस्थायी होता है। इसी प्रकार का उदाहरण है तुमको, जैसे Pb है, Pb जैसे Pb82 होगा, तो Pb82 में क्या होगा तुम्हारा, Pb82 में वही बात है, जेनॉन 54, 4F14, 5D10, 6S2, 6P2, तो ये +4 की बजाय +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो ये तुम्हारा इस तरह का, इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय युगल प्रभाव कहते हैं। तो ये होगा तुम्हारा रासायनिक गुणों में कुछ रासायनिक जो ऑक्सीकरण संख्या और इसकी कुछ सामान्य जानकारी हो गई, और इसकी जो डिटेल और जानकारी है जो कि वर्ग का जब तत्व आएगा तो उसमें चर्चा होगी। अब हम लोग देखते हैं एक जो चर्चा की हुई है तुमको
आवर्त 2 के तत्व की असंगत व्यवहार में, जो कि ये तुमको अन्य वर्ग के तत्व के साथ, जो वर्ग के अन्य तत्व हैं उसके साथ यह अक्सर उससे बहुत से गुणों में ये मेल नहीं खाता है। वर्ग 2 के तत्व का असामान्य व्यवहार। आवर्त 2 का इम्पैक्ट। और सामान्य व्यवहार, एनोमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट। आवर्त 2 के तत्व वर्ग के अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, और उस गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है जिससे असामान्य व्यवहार कहते हैं, असामान्य व्यवहार कहते हैं। आवर्त 2 के तत्व की उच्च आयनन एंथैल्पी के तत्व का क्या कह सकते हैं, छोटा आकार, छोटी परमाणु त्रिज्या, छोटा आकार, कॉमा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि एक मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति, मतलब कि एक से जैसे एकल बंध के बजाय द्वि या त्रिया बंध बनाने की प्रवृत्ति, जिसको हम लोग कहते हैं बहु एकल बंध के बजाय मतलब बहुत से बंधन बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति। मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं अपनी छोटा आकार, कॉमा अपनी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाना, अपनी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाना, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाना, कॉमा द्वि या त्रियाबंध बनाने की प्रवृत्ति, द्वि या त्रियाबंध मतलब कि बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति, बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। तो ये जो तुम्हारा है क्या था वाक्य तुम्हारा कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के तुम्हें असामान्य व्यवहार दिखाते हैं, यह इसकी क्या कहते हैं कि कारण होती है। मतलब कि तुम्हारा क्या क्या इसमें है कि कोई वर्ग जो आवर्त 2 के तत्व हैं जो कि अपने वर्ग के अन्य तत्व से बहुत से गुणों में क्या कहते हैं भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जो कि इसके किसके कारण होते हैं, इसके जो है छोटे आकार,
इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, जबकि अन्य तत्व 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग देखेंगे और ज़्यादा क्लियर रासायनिक बंधन में करेंगे, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन ये नहीं रख सकता है। दूसरा है इसका जो है बहु आबंध नहीं बना सकता, जो बहु आबंध भी हम लोग रासायनिक बंधन में ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे। और ये तुमको जो है उच्च विद्युतात्मकता इत्यादि के कारण मतलब ऐसा क्यों करता है, इसके मतलब छोटे आकार नहीं के विद्युतात्मकता के कारण गुण भिन्न प्रदर्शित करता है। तो ये इसके मेन कारण हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो वर्ग 2 के तत्व, जैसे किसी वर्ग में लिख लें बोरोन है, बोरोन अपने वर्ग के तत्व बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये सबसे अलग प्रदर्शित करेगा। लिथियम जैसे है तुम्हारा, जैसे यहाँ बेरिलियम है वर्ग, इसमें बेरिलियम जैसे अपने वर्ग में आवर्त 2 के जो तत्व हैं लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसको लिख लेते हैं फिर से। तो और संगत व्यवहार का ये सब कारण है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सारे जो है अपने वर्ग के जो अन्य तत्व हैं उससे मतभेद रखते हैं। जैसे कि यहाँ का है सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ये हो गया तुम्हें क्लोरीन। तो ये क्या करता है, ये इन सब वर्ग के अन्य जो तत्व हैं वो अलग गुण प्रदर्शित करेंगे, ये बहुत से गुणों में मेल नहीं खाएगा, जो कि एस ब्लॉक जिसे पढ़ाएंगे तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। बल्कि ये क्या करता है, इधर से एक इधर की प्रवृत्ति, विकर्ण संबंध कहते हैं इसको। ये जो तुम्हारा होता है ना, इसको इधर इसका जैसे कोई भी देखा होगा आवर्त सारणी में, इधर अगर बढ़ता है तो इधर जाके घटता है, तो जाहिर है कि इसके और इसके गुण बहुत से क्या होते हैं, सामान्य प्रवृत्ति होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसके गुण और इसको गुण मैच करेंगे। जैसे कि तुम्हारा हो गया किसका, लिथियम का किससे मैच करेगा, बेरिलियम से, बोरोन बेरिलियम का करेगा एल्यूमिनियम से, कार्बन का जैसे कर जाएगा किससे तुम्हारा, तो फिर इस ढंग से मैच करेगा। बोरोन का तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बोरोन का इधर सिलिकॉन से, कार्बन का फिर इससे तुमको भी इसके गुण मैच करेगा, इसका इससे मैच करेगा, और ये सब तुम्हारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये विकर्ण संबंध कहते हैं। इस तरह को इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनलिज्म। जैसे मैंने कहा कि जैसे इसका क्या हो गया, इसका ऊपर से अगर कोई आवर्त सारणी में देखा होगा इधर बढ़ता है कोई गुण तो इधर घटता है, तो जाहिर है इन दोनों के क्या होंगे, समान होने की प्रवृत्ति रहेगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध भी कहते हैं। और ये अन्य वर्ग के अन्य तत्वों से ये उच्च विद्युतात्मकता, ऊपर विद्युतात्मकता ज़्यादा होता है, आकार इसका छोटा होता है। छोटे आकार कारण ये क्या करता है, एक से अधिक बंधन, मल्टीपल बॉन्ड, द्वि या त्रियाबंध बना सकता है। और ये कभी भी इसके पास जो थर्ड ऑर्बिट नहीं होता, जिसके कारण डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण 8 से अधिक ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नहीं रख सकता, तो इसको कहते हैं हम लोग विकर्ण संबंध। तो ये सब तुमको जो है इसके कारण ये अपने वर्ग के अन्य तत्वों से क्या करता है, ये अलग गुण प्रदर्शित करता है, विकर्ण संबंध था ये। और है क्रियाशीलता का जहाँ तक क्रम है, धातु की क्रियाशीलता क्या कारण होती है, धातु क्रियाशीलता की बात है, रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, धातु का निम्न आयनन एंथैल्पी होना, निम्न आयनन एंथैल्पी, निम्न आयनन एंथैल्पी एवं अधातु की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उसकी क्रियाशीलता को बताती है, उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है, रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है, रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। मतलब कि वर्ग जैसे कि है 1 और 2 हैं, उसके तत्व की जो है आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, तो उससे आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल तो वो क्रियाशील माना जाएगा। वर्ग 17 के 16 के तत्व की जो है तुमको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा ऋणात्मक होती है, तो वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वह क्रियाशील माना जाएगा। और वर्ग 1 2 के तत्व आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकते हैं, जब उसकी आयनन एंथैल्पी कम है इसलिए उसे ज़्यादा क्या क्रियाशील माना जाता है। और वर्ग जो कि बीच के तत्व हैं
उसको रासायनिक दृष्टिकोण से जैसे कि तुमको डी ब्लॉक के तत्व रहते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं माने जाते हैं। तो ये सब तत्व हैं जो तुमको पी ब्लॉक में, जो कि वर्ग 1, 2 के ज़्यादा क्रियाशील धातु हो गए, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के तत्व की आयनन एंथैल्पी क्या है? निम्न आयनन एंथैल्पी, निम्न आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी तो उच्च क्रियाशीलता, उच्च क्रियाशीलता। और देखो वर्ग 16, 17, वर्ग 16 एवं वर्ग 17 ये तुमको क्या है? उच्च ऋणात्मक, उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उच्च क्रियाशीलता, ये भी उच्च क्रियाशीलता हो गया। तो ये दोनों जो है ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ये रासायनिक क्रियाशीलता का ये तुमको कुछ मतलब क्रम है। तो ये ज़्यादा है, जिसका क्या होना चाहिए? धातु के लिए क्या होना चाहिए? उच्च आयनन ऊर्जा का, आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ज़्यादा मान है तो वह जो धातु होगा वो ज़्यादा क्या होगा? तुम्हें क्रियाशील होंगे। तो ये तुम्हारा था कुछ जो कि इसके बारे में जानकारी मैंने दिया, और तुमको रासायनिक गुणों की ये प्रवृत्ति थी। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर का तुम्हारा लेक्चर है वो समाप्त हुआ। अब जो क्वेश्चंस वगैरह के बारे में जो भी पूछना चाहोगे, जिसको भी दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन बनाओगे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और एग्जाम्पलर में मेरा ऐप पर भी आकर के बना सकते हो, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। जहाँ भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो, किसी भी समिति को समझने में परेशानी हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी चीज़ में, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। राष्ट्रीय लैब पर हमारा जो है संपर्क करने के लिए दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय लैब को प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसमें पर्सनल जो भी तुम्हें व्यक्तिगत जो भी प्रश्न पूछना हो वो भी देख सकते हो। लाइव क्लास भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को उस ऐप के माध्यम से अपना जारी रख सकते हो। तो राष्ट्रीय लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे चाहो कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट करना हो, किसी भी पढ़ाई में मदद लेनी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।